टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बना था लास्ट में, ब्लास्टोसिस्ट जाके एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ चिपक गया था अपनी कौन सी लेयर से? ट्रोफोब्लास्ट। एंडोडर्म कहाँ पड़ा है पहले से? किससे चिपका? ट्रोफोब्लास्ट से। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अपने ट्रोफोब्लास्ट से चिपक गया था किसकी वॉल से? एंडोमेट्रियम की वॉल से। फिर एंडोमेट्रियम ने इसको कवर कर लिया था और उसको हमने बोला था कि अब हो चुका है इम्प्लांटेशन, यानी पूरा ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की वॉल में एम्बेड हो चुका था, है ना। और फिर अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो उसी की वजह से होगा अब प्रेगनेंसी। क्या होगी? अब प्रेगनेंसी होगी। तो प्रेगनेंसी हो चुकी है और उसके बाद हमें पढ़ना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि जायगोट था, जायगोट से बना था मोरुला, मोरुला से फिर बना था ब्लास्टोसिस्ट, है ना। और फिर अब ये एम्ब्रियो आगे डेवलप कैसे होगा वो देखना है हमें। तो देखो, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? उसमें तो दिक्कत नहीं है ना किसी को। ट्रोफोब्लास्ट जो है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं। क्या बनता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, और इसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। विलाई क्या है? जहां भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात आती है नाम क्या देते हैं हम? विलाई। नाम क्या देते हैं? विलाई। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ट्रोफोब्लास्ट पे बने उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम क्या है? कोरियोनिक विलाई। क्या है नाम? कोरियोनिक विलाई। Which are surrounded by the uterine tissue। और ये जो कोरियोनिक विलाई है ये सराउंडेड है यूट्रस के टिश्यू से। अगर यूट्रस के टिश्यू में भी मैं पूछूं यूट्रस की कौन सी वॉल से सराउंडेड है? एंडोमेट्रियम से। किससे सराउंडेड है? एंडोमेट्रियम से, क्योंकि ये ट्रोफोब्लास्ट से चिपक गया था एंडोमेट्रियम से। फिर एंडोमेट्रियम ने ट्रोफोब्लास्ट को कवर कर लिया था और ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर अब बन गए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कोरियोनिक विलाई। ये कवर्ड है, किससे कवर्ड है? यूटेराइन टिश्यू से, यानी यूट्रस के टिश्यू से, और साथ में कवर्ड है मैटरनल ब्लड से। साथ में किससे कवर्ड है? मैटरनल ब्लड से। तो जो कोरियोनिक विलाई है वो दो चीजों से कवर्ड है, एक तो यूट्रस का टिश्यू और दूसरा मदर का ब्लड। मैटरनल मतलब मदर, ठीक है। तो एक तो यूटेराइन टिश्यू से कवर्ड है और दूसरा मदर के ब्लड से। The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo यानी fetus और maternal body, और इसको बोलेंगे placenta। अब दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो है कोरियोनिक विलाई और दूसरा है यूट्रस का टिश्यू। ये है कोरियोनिक विलाई और ये है यूट्रस का टिश्यू। दोनों आपस में बिल्कुल इंटरडिजिट हो गए, मतलब दोनों आपस में बिल्कुल मिल गए, है ना। कौन कौन? कोरियोनिक विलाई और यूट्रस का टिश्यू। यूट्रस किसका है? मदर का, है ना। और कोरियोनिक विलाई किसकी है? एम्ब्रियो की। कोरियोनिक विलाई किसकी है? एम्ब्रियो की। तो ये एम्ब्रियो और यूटेराइन टिश्यू था मदर का, दोनों आपस में इंटरडिजिट हो गए। दोनों क्या हो गए आपस में? इंटरडिजिट। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेसेंटा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो मदर और फीटस के बीच में जो कनेक्शन है वो कनेक्शन किसका है? प्लेसेंटा का। कनेक्शन किसका है? प्लेसेंटा का। तो ये तो सबको ध्यान रह जाता है कि मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन है प्लेसेंटा का, पर प्लेसेंटा बना किससे है वो ध्यान रखना है। प्लेसेंटा बना है कोरियोनिक विलाई से और यूट्रस के टिश्यू से, ठीक है। कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू से मिलकर बना है प्लेसेंटा। The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory या waste materials produced by the embryo। अब जो एम्ब्रियो है उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, और जो भी न्यूट्रिएंट्स उसने लिए हैं उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे वो उसको बॉडी से बाहर भी निकाल दें। तो ये सारा काम किसके थ्रू होगा? प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू होगा? प्लेसेंटा के थ्रू। बाहर से ऑक्सीजन तो कौन ले रही है? मदर ले रही है। वो ऑक्सीजन बच्चे तक कैसे पहुंचेगी? थ्रू प्लेसेंटा। किसके थ्रू पहुंचती है? प्लेसेंटा के थ्रू। जो भी मदर खा रही है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चे तक किसके थ्रू पहुंचेंगे? प्लेसेंटा के थ्रू। अब बच्चे को न्यूट्रिशन तो मिल गया, पर अंदर बनेंगे वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी वेस्ट। वो कैसे जाएगा बाहर? थ्रू प्लेसेंटा। और जो भी वो CO2 छोड़ेगा वो CO2 भी किसके थ्रू जाती है बाहर? प्लेसेंटा के थ्रू। The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of
फ्रॉम द एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो तक कुछ पहुंचाना है या एम्ब्रियो से लेके कुछ जाना है तो उसमें हेल्प करती है अम्बिलिकल कॉर्ड। कौन हेल्प करेगी? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोला गया है कि प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो से जुड़ा हुआ है, किसकी हेल्प से? अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से। किसकी हेल्प से? अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से। देखो ये है एम्ब्रियो, ये क्या है? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो है इसके बाहर वाली ये जो लेयर है इसका नाम था ट्रोफोब्लास्ट। लेयर का नाम था ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट जो है इसके बाहर बन गए थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम था कोरियोनिक वेलाई। क्या नाम था? कोरियोनिक वेलाई। अब कोरियोनिक वेलाई और यूट्रस का टिश्यू मिलके क्या बना देते हैं? प्लेसेंटा। क्या बना देते हैं? प्लेसेंटा। और जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो से जुड़ा हुआ है, किसकी हेल्प से? अम्बिलिकल कॉर्ड। एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से जुड़ा हुआ है जिसका नाम दिया है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अगर बेबी तक कुछ भी लेके आना है या इससे बाहर कुछ भेजना है तो उसमें हेल्प कौन करेगा? अम्बिलिकल कॉर्ड। कौन हेल्प करेगा? अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा किस किस से मिलके बना है? कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू, ये बन गया प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो से जुड़ा है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। किसके थ्रू जुड़ा है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। Placenta also acts as an endocrine tissue and produces several hormones। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि एक तो प्लेसेंटा का काम हमने क्या देखा कि अगर बेबी तक कुछ भी पहुंचाना है या वहां से लेके जाना है तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है? प्लेसेंटा। लेकिन उसके अलावा प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। किसकी तरह? एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। एंडोक्राइन वर्ड जहां भी आए मतलब वहां से सिक्रीट होंगे हार्मोन्स। क्या सिक्रीट होंगे? हार्मोन्स। तो प्लेसेंटा किसकी तरह काम करता है? एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह। कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? पहला हार्मोन है HCG। तुम्हें ना जरूरी नहीं है वो पेपर में ये वाला नाम लिख के दे, सिर्फ लिख के देगा HCG। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि HCG क्या है तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो HCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या है HCG? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। कहां से आया है ये? किसने सिक्रीट किया? प्लेसेंटा ने। किसने सिक्रीट किया? प्लेसेंटा ने। दूसरा हार्मोन है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। दूसरा क्या है? HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्या है सारे बोलो? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। तीसरा क्या है? एस्ट्रोजन। और नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्या है? प्रोजेस्टेरोन। और भी होते हैं पर एनसीईआरटी ने नहीं दिए। सॉरी, प्रोजेस्ट्रोजन है। नेक्स्ट क्या है? प्रोजेस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्ट्रोजन है। पहला हार्मोन क्या था? HCG। HCG की फुल फॉर्म बोलो? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। दूसरा हार्मोन क्या था? HPL। दूसरा था HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और तीसरा है एस्ट्रोजन और लास्ट है प्रोजेस्ट्रोजन। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by ovary। अब यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट आ गई, रिलैक्सिन साथ में आता है ना तो हमें लगता है प्लेसेंटा से ही आएगा, पर रिलैक्सिन कहाँ से आता है? ओवरी से। रिलैक्सिन कहाँ से आता है? ओवरी से। जब प्रेगनेंसी का बाद का टाइम आता है ना तो उस टाइम पे ओवरी रिलीज करेंगी रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। हम ना टीवी में बहुत बार ऐड देखते हैं कि प्रेगनेंसी किट दिखाते हैं। प्रेगनेंसी किट क्या होती है कि विमेन जो है अगर उसको टेस्ट करना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं तो वो क्या करेगी? अपने यूरिन की 1-2 ड्रॉप डालेगी उस किट के ऊपर। ठीक है, अब उस किट में क्या होता है कि वो डिटेक्ट करेगी कि इसके यूरिन में HCG है या नहीं। यूरिन में HCG कब आएगा? जब विमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है? प्रेग्नेंट है तो ही उसके यूरिन में मिलेगा HCG। अगर यूरिन में HCG नहीं है मतलब विमेन प्रेग्नेंट नहीं है तो टेस्ट आएगा नेगेटिव, और अगर यूरिन में HCG है तो टेस्ट आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 3 हार्मोन जो नाम बताए हैं HCG, HPL और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन तो पहले भी होता है ना, तो HCG, HPL और रिलैक्सिन ये तीनों हार्मोन विमेन में सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोसिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। अब ये हार्मोन्स तो हैं लेकिन इनके साथ साथ कुछ और हार्मोन भी हैं, जैसे
एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, इनका लेवल विमेन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कौन कौन से हार्मोन का? पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है कॉर्टिसोल, तीसरा है कॉर्टिसोल। कहां से आता है कॉर्टिसोल? कहां से आता है कोर्टिसोल? वो एड्रिनल कॉर्टेक्स। कहां से आता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। क्या है कॉर्टिसोल? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिसोल क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ये तो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आएंगे, लेकिन इन हार्मोन्स का लेवल फीमेल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किस किस का? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल और प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन। प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन। अब इनका काम क्या है? क्यों बढ़ गया इनका लेवल? इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग पहला फीटल ग्रोथ, दूसरा मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोजेस्टेरोन बोल रहे हो ना, प्रोजेस्टेरोन बोल रहे हैं, दोनों हार्मोन सेम होते हैं, दोनों हार्मोन सेम होते हैं। इसको प्रोजेस्टेरोन भी बोल सकते हैं या प्रोजेस्टेरोन भी बोल सकते हैं। अब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें कौन सी लाइनिंग चाहिए? एंडोमेट्रियम। कौन सी लाइनिंग चाहिए? एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए तुम्हें? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा चाहिए? प्रोजेस्टेरोन। तो इसका लेवल बढ़ गया तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। तो पहला तो रोल क्या हो गया इनका? मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। पहला तो हो गया मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा, इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ने की वजह से जो फीटस है ना मदर के वूम्ब में, उसकी ग्रोथ होती है। तो फीटल ग्रोथ के लिए भी ये हार्मोन्स जरूरी है। दूसरा, मदर के अंदर आ जाएंगे मेटाबॉलिक चेंजेस। मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए कौन सा हार्मोन देख सकते हैं हम? कॉर्टिसोल। कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोल। क्योंकि कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल क्यों नहीं हो सकता? फिर हो सकता है ना, वो भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, वो भी है ना। बस बता रहे हैं कि इनका लेवल अगर बढ़ गया तो तीन काम होंगे। पहला, मदर के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस। पहला क्या है? मदर के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस। दूसरा है फीटल ग्रोथ, दूसरा है फीटल ग्रोथ। और तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। Immediately after implantation, the inner cell mass, कोई ऐसा जिसको inner cell mass ना पता हो? क्या था हमारे पास? ब्लास्टोसिस्ट था। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो बाहर की लेयर थी सेल्स की, उन्होंने तो बना लिया था ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर के सेल्स ने बना लिया था इनर सेल मास, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, जो इनर सेल मास है एम्ब्रियो का, वो डिफरेंशिएट हो जाता है तीन लेयर्स में। डिफरेंशिएट होना मतलब चेंज होके तीन स्ट्रक्चर बना देगा, है ना। अब आगे डिवीजन उसमें नहीं होगा। डिफरेंशिएशन मतलब अब आगे डिवीजन नहीं होगा। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल मास तीन लेयर बना देगा। इनर सेल मास तीन लेयर बना देगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कौन सी प्रोसेस से? डिफरेंशिएशन से। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलेंगे एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर को बोलेंगे मेसोडर्म, बीच वाली लेयर को बोलेंगे मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाली लेयर होगी एंडोडर्म। सबसे अंदर वाली लेयर एंडोडर्म। ठीक है। These three layers give rise to all tissues या organs in adult। जब अडल्ट बनेगा ना, तो सारे जो हमारे बॉडी पार्ट है, कुछ भी है हमारी बॉडी में, वो किससे बना है? या तो एक्टोडर्म से, या मेसोडर्म से, या एंडोडर्म से। तो हमारी पूरी बॉडी बनाने में रोल किसका है? इनर सेल मास का। क्योंकि इनर सेल मास ने इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद बनाई तीन लेयर। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और यही तीन लेयर अडल्ट में जाके सारे टिश्यू और ऑर्गन्स बना देती है। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां भी तुम्हें एक वर्ड सुनाई देना स्टेम सेल, स्टेम सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके पास एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करके कोई भी पार्ट बना सकते हैं। ठीक है। स्टेम सेल्स के पास कौन सी एबिलिटी है कि वो डिवाइड करके कोई भी पार्ट बना सकते हैं। हाँ, कोई भी टिश्यू बना सकते हैं, कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं। किसके पास है ये एबिलिटी? स्टेम सेल्स के पास। ठीक है। तो इनर सेल मास के पास ऐसा क्या खास है जिससे वो बॉडी के सारे पार्ट बनवा देते हैं? स्टेम सेल्स। क्या है? स्टेम सेल्स which have the potency to give rise to all tissues and organs।
इन स्टेम सेल्स के पास पोटेंशियल है, ताकत है कि ये बॉडी के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स बना सकते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स को ना लैब में स्टोर करके रखा जाता है। जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड पढ़ा तुमने, अब आजकल ना बहुत सारी कंपनीज ऐसी आ रही हैं जो क्या करती है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके पेरेंट्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपके बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना वहां से स्टेम सेल्स आप स्टोर करवा दो, हम हमारी लैब में इसको लाइफ टाइम तक स्टोर करके रखेंगे। अब कल को अगर आपके बच्चे को जरूरत पड़ी, कैंसर होगी या कोई भी और बड़ी बीमारी होगी तो जरूरत तो पड़ेगी किसी ऑर्गन की, तो वो उसके स्टेम सेल्स को स्टोर करके रखते हैं और जब भी आपको चाहिए, अगर फ्यूचर में कोई बीमारी होगी तो आप वहां से निकलवा सकते हो अपने स्टेम सेल्स। ठीक है, तो स्टेम सेल्स क्यों स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स बना सकते हैं, है ना, दोबारा बना सकते हैं। पहले इतना लिख लेते, इतना है समझ? एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ फिर लिख लेंगे। देखो, हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट के अराउंड बन जाते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम बताओ, कोरियोनिक विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम है कोरियोनिक विलाई। अब ये कोरियोनिक विलाई दो चीजों से घिरी हुई है, एक तो यूटेराइन टिश्यू, एक तो यूटेराइन टिश्यू और दूसरा मैटरनल ब्लड, दूसरा होगा मैटरनल ब्लड, दो चीजों से घिरी हुई है। अब ये यूटेराइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई मिलके बना देते हैं प्लेसेंटा। मिलके क्या बना देंगे? प्लेसेंटा बना देंगे। ठीक है, अब प्लेसेंटा का काम क्या है? दो काम है प्लेसेंटा के, एक तो ये न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कराएगा, है ना, बेबी तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा। अगर उसने ऑक्सीजन ले ली, CO2 बना दी तो CO2 को बाहर फेंकेगा, उसका जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको भी बाहर लेके जाएगा। ठीक है, मदर के पास जो भी है उसको बेबी तक पहुंचाने का काम, और बेबी ने जो भी वेस्ट बनाया है उसको मदर तक पहुंचाने का काम किसका है? प्लेसेंटा। किसका है काम? प्लेसेंटा का। दूसरा, प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करेगा। तो चार हार्मोन पढ़े हमने। पहला हार्मोन था HCG, पहला हार्मोन है HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। दूसरा हार्मोन था HPL, दूसरा हार्मोन है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तीसरा है एस्ट्रोजन और फोर्थ है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद क्या था कि ये जो तीन हार्मोन दिए इन्होंने, रिलैक्सिन, उसके बाद क्या था? रिलैक्सिन। कि जैसे जैसे लेटर फेज आता है ना प्रेगनेंसी का, बाद का टाइम आता है प्रेगनेंसी में, तो ओवरी एक हार्मोन रिलीज करते हैं और उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही आते हैं ये तीन हार्मोन, एक तो HCG, एक HPL और एक रिलैक्सिन। HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये तीनों प्रेगनेंसी के टाइम पे मिलेंगे, वरना फीमेल में ये हार्मोन नहीं मिलते। तो ये हार्मोन तो देख लिया, HCG, HPL और रिलैक्सिन। लेकिन नहीं, प्रोजेस्टेरोन तो वैसे भी होता है, डीजनरेट हो जाता है। वैसे और जगह से तो मिल सकता है ना, वैसे तो मिल सकता है, जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम ही दे रहा है। तीन हार्मोन बोले एनसीईआरटी ने, और तीन ही याद रखना, प्रोजेस्टेरोन मत कर देना गलती से। एस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्टेरोन भी था। हाँ, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी वैसे मिलते हैं हमारी बॉडी में नॉर्मली। ठीक है, लेकिन तीन हार्मोन ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे। कौन कौन से तीन हार्मोन? HCG, HPL और रिलैक्सिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, कौन कौन? HCG, HPL और रिलैक्सिन। ठीक है, और बाकी के जो हार्मोन है उनका लेवल प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाएगा। कौन कौन से? वो पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा कॉर्टिसोल, फोर्थ प्रोलैक्टिन और फिफ्थ होगा थायरोक्सिन। इनका लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा? तीन काम करने के लिए। पहला काम क्या था? मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरा फीटल ग्रोथ और तीसरा मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर। उसके बाद जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, इनर सेल मास एक प्रोसेस करके बना देता है तीन लेयर। ये प्रोसेस कौन सी है? डिफरेंशिएशन। ये तीन लेयर कौन सी बनेगी? बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। और ये तीनों लेयर ही हमारी बॉडी में सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स बना देती हैं। अब इनर सेल मास के पास ऐसा क्या स्पेशल था कि उसने सारे टिश्यू ऑर्गन बना दिए? क्या होता है इनके पास? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के पास ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो हमारी बॉडी में सारे टिश्यू और ऑर्गन बना सकते हैं। यहाँ तक दिक्कत किसी को जो ये है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सिर्फ तीन हार्मोन मिलते हैं, प्लेसेंटा कौन से हार्मोन से क्रिएट करता है, ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भूलना मत इसको। लिखो, पोज करो।
ये वाला पैराग्राफ है ना, यहाँ से बहुत कंफ्यूजन होता है तो ध्यान से पढ़ना। What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? The human pregnancy lasts 9 months. Human pregnancy कितने महीने तक चलती है? 9 months तक। इन 9 months को हम क्या बोलेंगे? Gestation period। 9 months को क्या बोलेंगे? Gestation period। अब तुम्हारा काम क्या है, या तो मैं लिखवा दूंगी अभी, पर पता है तुम लोगों को डॉग के अंदर gestation period कितना होता है? 60 to 65 days। एलिफेंट के अंदर लिखा हुआ है, बताओ, 607 to 641 days। डेज में बता रखा होगा। उसके बाद 21 नेक्स्ट क्या है? कैट। Cat। नेक्स्ट क्या है? कैट। इनका लिखेंगे अभी, मैंने मेरे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ह्यूमंस के अंदर तो जेस्टेशन पीरियड कितना है? 9 मंथ्स। उसके बाद कैट डॉग इनका भी लिख लेंगे। नेक्स्ट जेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि बच्चा कितने टाइम तक अपने मदर के वूम में है, उसको बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड। हां, याद है। फाइंड आउट इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे कौन से मंथ में क्या बनता है वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन बीइंग्स में जब प्रेगनेंसी का 1 महीना हो जाता है तो बनता है एम्ब्रियो का हार्ट। क्या बनेगा? एम्ब्रियो का हार्ट। देखो हमारे लिए तो हमारा दिल बहुत जरूरी है ना। तो जैसे ही प्रेगनेंसी का 1 महीना हुआ तो उसके तुरंत बाद क्या बन जाता है? हार्ट। 1 महीना पूरा होते ही क्या बनता है? हार्ट बनता है। उसके बाद the first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope। अगर हमें देखना है कि हाँ भाई कोई साउंड आ रही है नहीं या नहीं आ रही है, तो वो फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी हम किससे देखेंगे? उसकी हार्ट की साउंड को सुन के। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन क्या है? बेबी की हार्ट साउंड। क्या है? बेबी की हार्ट साउंड। कब बनता है हार्ट? आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, जैसे ही सेकेंड मंथ खत्म होता है तो बनेगा फीटस का लिम्स और डिजिट्स। सेकेंड मंथ खत्म होने के बाद बनेंगे लिम्स और डिजिट्स। लिम्स मतलब हाथ और पैर, और डिजिट्स मतलब जो तुम्हारी उंगलियां हैं ये। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ खत्म हुआ तो क्या बना? हार्ट। फर्स्ट मंथ खत्म हुआ तो हार्ट। अब हार्ट को उठाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो मान लो हमने हार्ट को उठा लिया, तो अब हमें चाहिए लिम्स और डिजिट्स। अब क्या चाहिए? लिम्स और डिजिट्स। तो फर्स्ट मंथ के बाद तो क्या बना? हार्ट। सेकंड मंथ के बाद बना लिम्स और डिजिट्स। लिम्स और डिजिट्स। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, जब 12 वीक पूरे होते हैं, वीक मतलब सप्ताह है ना, जब 12 सप्ताह पूरे होते हैं, एक वीक में कितने, एक मंथ में कितने वीक होते हैं? 4। एक मंथ में कितने वीक? 4। तो 12 वीक मतलब कितने मंथ? 3 महीने। कितने महीने? 3 महीने। इसीलिए जब 12 वीक पूरे हो जाते हैं ना, 12 वीक्स पूरे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3। तो जब प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए, 3 महीने मतलब सप्ताह कितने हो गए? 12। सप्ताह कितने हो गए? 12। तो जब 12 वीक पूरे हो जाते हैं, या हम कहें 3 महीने पूरे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो जब तक 12 सप्ताह पूरे होते हैं ना, तब तक क्या होता है? जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स है वो बन जाते हैं। बॉडी के अंदर मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये सारे जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है ये बन जाते हैं। कब बनते हैं? जब तक 12 वीक खत्म होते हैं। मतलब जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे होगा, जब 3 महीने हो चुके हैं प्रेगनेंसी के, तो उसके अंदर हार्ट भी है, उसके अंदर लिम्स और डिजिट्स भी है, और उसके अंदर सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम भी हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। उसके अंदर जो लिम्स है और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जैसे मेल्स के अंदर है पेनिस, तो ये सब उसके अंदर बन चुका है अभी। The first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. 5th month के दौरान क्या होगा कि एक तो फीटस की मूवमेंट, और दूसरा उसके हेड पर हेयर। ये हमें कौन से मंथ में दिखेंगे? 5th मंथ। कौन से मंथ में दिखेंगे? 5th मंथ में। ठीक है, तो 5th मंथ में क्या इमेजिन करोगे कि अब ना बच्चे ने चलना शुरू कर दिया, तो बार्बर के पास जाके क्या करेगा? अपने बाल कटवाएगा। ठीक है, तो 5th मंथ में तुम्हें क्या दिखेगा? एक तो उसकी मूवमेंट, और दूसरा उसके हेड पर आ गए हैं हेयर्स। कौन से मंथ में? 5th मंथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th मंथ में क्या होगा? पहला बेबी की मूवमेंट, दूसरा हेड पे आ गए हैं हेयर्स। उसके बाद जब तक खत्म होगा
सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब महीने कितने हो गए? 6 महीने। कितने हो गए? 6 वीक कितने हो गए? 24 वीक कितने हो गए? 24। तो जब तक ये खत्म होगा तब तक उसकी बॉडी कवर हो जाएगी विद फाइन हेयर, आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और आई लैशेस बन जाएंगी। अब जब तक सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होगा, यानी कितने वीक कंप्लीट होंगे? 24। कितने वीक कंप्लीट होंगे? 24। महीने कितने हो गए? 6 महीने जब तक हुए हैं तो पहला तो उसकी बॉडी पर आगे फाइन हेयर, पतले पतले हेयर्स आगे उसकी बॉडी के ऊपर। दूसरा, ये जो आईलिड्स हैं, बंद थी अब तक उसकी आईलिड्स, अब उसकी आईलिड्स खुल गई। और तीसरा क्या है? ये जो आई लैशेस हैं ये बन जाएंगे। ठीक है, तो जब सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होता है तो 3 चीजें होती हैं। एक तो बॉडी के ऊपर हेयर आ गए हैं, और दूसरा उसकी आईलिड्स जो है वो ओपन हो गई हैं, और तीसरा आईलिड्स पर बन गए आई लैशेस। By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. जब 9 महीने पूरे हो गए तो अब fetus पूरे तरीके से डेवलप हो चुका है और अब वो डिलीवरी के लिए रेडी है। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हमने क्या देखा? ह्यूमंस के अंदर जेस्टेशन पीरियड कितना है? 9 मंथ्स। जैसे ही फर्स्ट मंथ कंप्लीट होता है तो बनता है हर्ट। उसके बाद फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ तो हर्ट बन गया। फिर हमने देखा फर्स्ट सेकंड मंथ, फिर हमने देखा सेकंड मंथ, हर्ट आ गया तो उसको होल्ड भी करना है ना। सेकंड मंथ जब खत्म हो गया तो बन जाएंगे उसके लिम्स और डिजिट्स, बन जाएंगे लिम्स और डिजिट्स। फिर आएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब तक कंप्लीट होगा, यानी पहले 3 महीने जब तक कंप्लीट होंगे या 12 वीक्स जब तक कंप्लीट होंगे तो क्या क्या हो जाएगा? सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम उसके अंदर बन जाएंगे, जैसे एक्सटर्नल जेनाइटलिया हो गया, ये सब बन जाएंगे उसके अंदर। उसके बाद था 5th मंथ, उसके बाद है 5th मंथ। 5th मंथ में क्या होगा? फीटस की मूवमेंट शुरू होगी। 5th मंथ में फीटस की मूवमेंट शुरू होगी और उसके हेड पर हेयर्स आ गए। उसके बाद हमने देखा सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब कितने वीक कंप्लीट हो चुके हैं? 24 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। और महीने कितने हो गए? 6 महीने। कितने हो गए? 6। अब तक क्या हो गया कि उसकी जो पूरी बॉडी है उस पर आगे फाइन हेयर्स, दूसरा उसके आईलिड्स सेपरेट हो गए और तीसरा आईलिड्स पर बन गए आई लैशेस। फिर जब 9 मंथ कंप्लीट होंगे तो पूरा फीटस रेडी है डिलीवरी के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है। अब बेबी डिलीवरी के लिए रेडी हो चुका है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन और लैक्टेशन पढ़ना है। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है कि जब बेबी का बर्थ हो जाएगा तो उसके बाद मदर अपने बच्चे को फीड करते हैं ना, दूध पिलाते हैं मदर अपने बच्चे को, उस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। The average duration of human pregnancy is about 9 months। ठीक है, एवरेज ड्यूरेशन कितना है ह्यूमन प्रेगनेंसी का? 9 मंथ तक चलती है प्रेगनेंसी और इस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। Vigorous contractions of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion या delivery of the fetus। कैसे होता है बेबी का एक्सपल्शन? बेबी बाहर कैसे आता है या उसकी डिलीवरी कैसे होती है? कि जैसे ही प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है तो यूट्रस में होते हैं विगरस कॉन्ट्रैक्शंस। यूट्रस में क्या होंगे? विगरस कॉन्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से बेबी बाहर आ जाता है। एक्सपल्शन मतलब किसी चीज का बाहर आना। ठीक है, या उसकी डिलीवरी हो जाएगी। और ये जो बेबी के बाहर आने की प्रोसेस है इसी को बोलते हैं पार्चुरेशन। जो चाइल्ड बर्थ है ना उसी को बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब अलग हो रहा है ना बेबी मदर की बॉडी से, तो डिलीवरी को ही बोलते हैं पार्चुरेशन। क्यों हुई? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस इन द यूट्रस। यहाँ से अब मेन कहानी शुरू होती है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन को जो इंड्यूस करना पड़ता है ना, जहां से सिग्नल आता है पार्चुरेशन के लिए कि अब बेबी की डिलीवरी होनी चाहिए, उसके लिए एक मैकेनिज्म है। और मैकेनिज्म कैसा है? न्यूरोएंडोक्राइन। न्यूरो मतलब रिलेटेड है ब्रेन से और एंडोक्राइन मतलब रिलेटेड है हार्मोन से। तो प्रेगनेंसी में सिर्फ हार्मोन्स का रोल नहीं होता, प्रेगनेंसी में ब्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर पार्चुरेशन कराना है तो उसके लिए कैसा मैकेनिज्म है? न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। कि अब हाँ पार्चुरेशन कराना है तो उसको इंड्यूस किया जाएगा बाय अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। अब ये सिग्नल आया कहाँ से पार्चुरेशन का? कि जब एक फीटस पूरे तरीके से तैयार हो जाता है कि हाँ मेरी अब डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है, तो उस फुल्ली डेवलप्ड फीटस से आएगा
सिग्नल। क्या आएगा? Signal. सिग्नल। एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। और दूसरा सिग्नल आता है प्लेसेंटा से। दूसरा सिग्नल कहाँ से आएगा? प्लेसेंटा से। और ये थोड़े थोड़े ना यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराने शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल ध्यान से समझना। प्रोसेस है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। प्रोसेस क्या है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल मतलब फीटस हो गया, इजेक्शन मतलब उसका बाहर आना, और रिफ्लेक्स मतलब कि कोई ना कोई सिग्नल आए। रिफ्लेक्स मतलब कोई सिग्नल आए। पूरी प्रोसेस का नाम क्या है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये जो सिग्नल है ये दो जगह से आएगा। सिग्नल कितनी जगह से आएगा? दो जगह से। पहला आएगा फीटस से। पहला कहाँ से? फीटस से, कि मैं पूरा डेवलप हो चुका हूँ, अब मेरी बाहर जाने की बारी है। तो पहला सिग्नल कहाँ से आता है? फुली डेवलप्ड फीटस से। दूसरा सिग्नल आता है प्लेसेंटा से। दूसरा सिग्नल कहाँ से आता है? प्लेसेंटा से। और इन दोनों सिग्नल को मिला के ही बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दोनों सिग्नल को मिला के ही बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। प्लेसेंटा ने क्या किया? थोड़े थोड़े यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस कराने शुरू कर दी। ठीक है, प्लेसेंटा ने क्या किया? अभी थोड़े थोड़े यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू करा दी, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। This triggers release of oxytocin from the maternal pituitary. अब सिग्नल आ गए ना, सिग्नल आ गए तो ब्रेन के पास गए सिग्नल। अब ब्रेन के पास सिग्नल जाने की वजह से जो मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से रिलीज होना शुरू होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, कहां से आएगा ऑक्सीटोसिन? फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा यूट्रस की मसल्स पर, और जो कॉन्ट्रैक्शंस अब तक धीरे धीरे थे अब वो कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएंगे बहुत वाइल्ड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस अब होंगे जो स्टिमुलेट करेंगे फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। यूट्रस में पहले आराम आराम से कॉन्ट्रैक्शन चल रहे थे, फिर क्या हुआ? सिग्नल गया ब्रेन तक, तो पिट्यूटरी ने रिलीज किया कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। फिर यूट्रस में और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुए, तो इन ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से अब रिलीज होगा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, the stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contractions. तो चल क्या रहा है? ऑक्सीटोसिन आ रहा है, यूट्रस बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स में और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आ रहा है। तो इन दोनों की वजह से अब क्या होगा? फाइनली एक्सपल्जन ऑफ द बेबी, यानी बेबी अब वजाइना से बाहर आ जाएगा। ठीक है, बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं? सर्विक्स और वजाइना। सर्विक्स प्लस वजाइना। सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना। सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना इज नोन एज बर्थ कैनाल। तो अब बेबी बर्थ कैनाल से बाहर आ जाएगा और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुलेशन। सून आफ्टर इन्फेंट इज डिलीवर्ड। इन्फेंट क्या होता है? जो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ है ना बच्चा, उसको बोलते हैं इन्फेंट। क्या बोलते हैं? इन्फेंट। तो जैसे ही इन्फेंट डिलीवर हुआ है, प्लेसेंटा भी यूट्रस का जो है वो बाहर आ जाता है ना। प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस बेबी के साथ प्लेसेंटा भी अब बाहर आ गई, क्योंकि अब उसका काम मदर की बॉडी में कुछ भी नहीं है। What do you think the doctors inject to induce delivery? अगर डॉक्टर्स को डिलीवरी इंड्यूस करनी है, कि अभी टाइम नहीं आया है डिलीवरी का, फिर भी हम डिलीवरी कराना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स कौन सा हार्मोन देंगे? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन देंगे? ऑक्सीटोसिन। कि ऑक्सीटोसिन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होंगे और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे, फिर और ज्यादा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो पार्चुलेशन इंड्यूस कराने के लिए कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ तक काम खत्म हो गया। इसके बाद क्या होगा? चाइल्ड बर्थ हो गया ना, तो जो मेमोरी ग्लैंड है फीमेल के, उसमें अब होगा डिफरेंशिएशन। जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, जैसे ही इन्फेंट बाहर आता है, तो अब मदर के मेमोरी ग्लैंड में होगा डिफरेंशिएशन। मदर के मेमोरी ग्लैंड में क्या होगा? डिफरेंशिएशन। सॉरी, ये जो डिफरेंशिएशन है ये प्रेगनेंसी के दौरान ही चलता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही चलता है, और अब वो बनाने लग जाएगा मिल्क एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होने वाली है, मेमोरी ग्लैंड बनाएंगे मिल्क, और मेमोरी ग्लैंड जब मिल्क बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। उसको क्या बोलेंगे? लैक्टेशन। ठीक है, दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। अब लैक्टेशन की वजह से ही मदर फीड करती है अपने न्यूबॉर्न को। ठीक है, वो अपने बच्चे को फीड करेगी लैक्टेशन के बाद ही। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल।
जो मिल्क शुरू के कुछ दिनों में आता है, 2-3 दिन में जो मिल्क आएगा ना मदर की मेमोरी ग्लैंड से, वो मिल्क थोड़ा येलो इन कलर होता है, ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाता है वो हमारी। कौन सी एंटीबॉडी होगी वो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा ना अगली यूनिट में उसमें पढ़ेंगे। तो वैसे IgA एंटीबॉडी होती है इसमें, इसीलिए बोलते हैं कि मदर का जो फर्स्ट मिल्क है वो पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA, और वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो शुरू के 1-2 दिन में जो मिल्क आता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के अंदर प्रेजेंट है कुछ एंटीबॉडी। हो सकता है तुम्हारे पेपर में आ जाए क्वेश्चन, अब जो टेस्ट ले कि एंटीबॉडी कौन सी होगी उसमें, IgA। कौन सी एंटीबॉडी होगी, IgA। और IgA का काम क्या है, जो न्यूबॉर्न है, जो नया बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसके अंदर वो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा ताकि उस पर बीमारियां अटैक ना कर सके, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। अगर हेल्दी बेबी चाहिए तो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, ठीक है, अपने बच्चे को खुद का दूध पिलाना चाहिए। तो प्रोसेस कौन सी पढ़ी हमने, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या है कि जब फीटस बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आएगा उसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्या होगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आएगा। क्या आएगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में 2 जगह से सिग्नल आते हैं। पहला सिग्नल आएगा फुल्ली डेवलप्ड फीटस से, पहला सिग्नल आएगा फुल्ली डेवलप्ड फीटस से, दूसरा सिग्नल आएगा प्लेसेंटा से, ठीक है, दूसरा सिग्नल आएगा प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा अब क्या करता है, यूट्रस में कैसे कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग, माइल्ड। कैसे कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा, माइल्ड, हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्शन सब शुरू होंगे। इसकी वजह से अब सिग्नल गया पिट्यूटरी के पास, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल गया, और अब मदर का पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कौन सी मसल्स पे, स्मूथ मसल्स पे, यूट्रस की स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा, और अब यूट्रस में होंगे कॉन्ट्रैक्शंस। फिर इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से रिलीज होगा और ऑक्सीटोसिन, तो फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, फिर और ऑक्सीटोसिन, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। फाइनली जो बेबी है उसका हो जाएगा एक्सपल्शन, यानी बेबी बाहर आ जाएगा थ्रू बर्थ कैनाल, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। अब जब प्रेग्नेंट है ना मदर 9 महीने, तो उसके मेमोरी ग्लैंड में होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और जब उसका बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न पैदा होता है, तो अब वो उसके मेमोरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करेंगे मिल्क, मेमोरी ग्लैंड सिक्रीट करेंगे मिल्क, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क आने की प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। फिर वो अपने न्यूबॉर्न को फीड करेगी। अब 1-2 दिन तक जो मिल्क आता है उसके मेमोरी ग्लैंड से, उस मिल्क को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। मिल्क को बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल। कौन सी एंटीबॉडी होती है उसमें, IgA। कौन सी एंटीबॉडी, IgA। अब वैसे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ना है, पर यही बता देती हूँ, आ सकता है इसमें क्वेश्चन, कि हमारी बॉडी में एक ही एंटीबॉडी ऐसी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, और वो एंटीबॉडी है IgG। वो एंटीबॉडी कौन सी है, IgG, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडी, IgA। अकेली ऐसी एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है वो है IgG। वो क्या है, IgG। अब ये IG क्या है, G क्या है, A क्या है, वो ह्यूमन हेल्थ में है, ठीक है। तुम्हें बस अभी क्या ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर कौन सी एंटीबॉडी, IgA। कोलेस्ट्रॉल में IgA, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है वो है IgG, सिर्फ अकेली एंटीबॉडी है, ठीक है।